क्या हो अगर कि आप किसी ग्रह पर 4 घंटे बिता दें और वापस जब धरती पर आएँ तो धरती पर 40 साल बीत चुके हों, और आपके जो बच्चे जो आप छोटे छोटे जिनको छोड़ के गए थे वो 40-45 साल के आपको मिलें, 50 साल के आपको मिले, तो कैसा आपको लगेगा? आज तक आप लोग ये काल्पनिक सोचते थे कि ये सारी चीज़ें काल्पनिक है, टाइम रिलेटिव नहीं होता। काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि टाइम रिलेटिव नहीं होता, लेकिन हमारे पास जैसे जैसे ब्लैक होल्स की फ़ोटो आ रही हैं तो हमको पता लग रहा है कि थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी काफ़ी हद तक सच है, और टाइम भी रिलेटिव होता है। और ये पॉसिबल भी है कि अगर किसी ग्रह के नज़दीक कोई ऐसा ग्रह है उस पर अगर आप 4 घंटे बिता दें तो पृथ्वी पर 40 साल बीत चुके हों। ठीक है, तो बात करते हैं भाई, आज के हमारा सेशन ब्लैक होल से रिलेटेड रहेगा, और मिल्की वे के ब्लैक होल की फ़ोटो अभी अभी आई है। इन सारी चीज़ों से रिलेटेड हम बात करेंगे कि ब्लैक होल क्या होता है, किस प्रकार से ब्लैक होल बनता है, ब्लैक होल कितने प्रकार के होते हैं, और थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी क्या कहती है, टाइम रिलेटिव का क्या कंसेप्ट होता है। ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे इस सेशन के अंदर। और जिसने भी अभी तक बिहार अड्डा 24/7 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर दें। तो हमारी पोजीशन क्या है? हमारी पोजीशन, धरती की पोजीशन यहाँ पर है। हम धरती प्लेनेट पर रहते हैं, अर्थ पर रहते हैं, और अर्थ हमारी सौर मंडल का पार्ट है, सोलर सिस्टम का पार्ट है, जिसके अंदर सन और 8 प्लेनेट हैं। उसी में से एक प्लेनेट धरती है। और ये सौर मंडल किसका पार्ट है? सौर मंडल मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है। ये सौर मंडल किसका पार्ट है? हमारा सौर मंडल यहाँ पर, और ये सौर मंडल मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है। मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है हमारा सौर मंडल। तो ये वीडियो हम आज क्यों लेकर आए? क्योंकि मिल्की वे का जो ब्लैक होल है, हर गैलेक्सी के केंद्र में एक ब्लैक होल होता है। ये आपको बता दूं मैं कि हर गैलेक्सी के केंद्र में एक ब्लैक होल होता है। ब्लैक होल क्या होता है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। और हमको जो मिल्की वे, जो हमारी जो गैलेक्सी है मिल्की वे, उसके ब्लैक होल की फ़ोटो हमको मिली है। हमारी जो गैलेक्सी मिल्की वे है उसकी ब्लैक होल की फ़ोटो हमको मिली है। हमारे मिल्की वे का ब्लैक होल का क्या नाम है? हमारे मिल्की वे के ब्लैक होल का नाम है सेजिटेरियस ए। हमारे जो मिल्की वे का ब्लैक होल है उसका नाम है सेजिटेरियस ए। उसका नाम क्या है? उसका नाम सेजिटेरियस ए है। और हमको सेजिटेरियस ए का फ़ोटो मिला है। सेजिटेरियस ए का हमको फ़ोटो मिला है। मई 12, 2022 को ये फ़ोटो वैज्ञानिकों को मिला। और सेजिटेरियस ए क्या है? ये हमारे मिल्की वे का ब्लैक होल है। हर ब्लैक गैलेक्सी के बीच में एक ब्लैक होल होता है। हमारी मिल्की वे के ब्लैक होल का नाम सेजिटेरियस ए है। उसका हमको फ़ोटो मिला है। ये फ़ोटो हमको होरिज़न टेलीस्कोप के जरिए, इवेंट होरिज़न टेलीस्कोप के जरिए मिला है। ऐसा नहीं कि हमने फ़ोटो खींचा और हमको फ़ोटो मिल गया। जो फ़ोटो आप देख रहे हैं, इस फ़ोटो के पीछे बड़ी मेहनत है। पूरी धरती के ऊपर 8 टेलीस्कोप काम करते हैं, जो एक साथ काम करके एक सिंगल टेलीस्कोप बनाते हैं, और वो बहुत बड़े डेटा को इकट्ठा करते हैं। एक टेलीस्कोप बहुत बड़े डेटा को इकट्ठा करता है। ये डेटा इतना बड़ा होता है कि इस डेटा को हम नेट के जरिए ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। हमको ट्रकों में हार्ड डिस्क को लोड करना पड़ता है। सारे टेलीस्कोप से अलग अलग ट्रकों में भर के हार्ड डिस्क आती है, उसको सुपर कंप्यूटर में हम फिट करते हैं, और उसके बाद हमको पता चलता है कि एक ब्लैक होल की तस्वीर कैसी है। ये फ़ोटो आपको केवल नॉर्मल फ़ोटो दिख रही होगी, लेकिन इस फ़ोटो को बनाने में, इस फ़ोटो को खींचने में करीब 40-50 मिलियन डॉलर लगे हैं इस फ़ोटो को खींचने में। और काफ़ी सारी मेहनत लगी, काफ़ी सारे साइंटिस्ट की मेहनत लगी है। और इवेंट होरिज़न टेलीस्कोप के जरिए फ़ोटो ली गई। ये इवेंट होरिज़न टेलीस्कोप है। करीब 8 टेलीस्कोप को मिलके धरती जितना टेलीस्कोप बनाया गया है, सबको जोड़ के सबके डेटा को इकट्ठा किया जाता है, और उसके बाद जो है तैयार होती है ब्लैक होल की पिक्चर। उसके बाद आपकी तैयार होती है ब्लैक होल की पिक्चर। ठीक है, ये आपकी ब्लैक होल की पिक्चर है, जो आपकी मिल्की वे का ब्लैक होल सेजिटेरियस ए है। मिल्की वे का ब्लैक होल सेजिटेरियस ए है। ठीक है, तो क्या ये पहली बार हुआ है? कि ब्लैक होल की फ़ोटो हमने सबसे पहले ली है? क्या इससे पहले भी ब्लैक होल की फ़ोटो ली गई है? तो जी हाँ, इससे पहले भी ब्लैक होल की फ़ोटो ली गई है। इससे पहले हमने ब्लैक होल की फ़ोटो ली ही थी 2019 के अंदर। 2019 के अंदर इससे पहले ब्लैक होल की फ़ोटो ली गई थी, और ये M87 गैलेक्सी का ब्लैक होल था, जो हमसे
53 मिलियन लाइट ईयर दूर था। लाइट ईयर डिस्टेंस की यूनिट होती है। एक लाइट ईयर का मतलब होता है कि एक साल में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, वो एक लाइट ईयर होता है। तो ये 53 मिलियन लाइट ईयर दूर था, मतलब 5.3 करोड़ लाइट ईयर दूर था ये ब्लैक होल। लेकिन जो मिल्की वे का ब्लैक होल है वो 27,000 लाइट ईयर है, केवल 27,000 लाइट ईयर है, जो काफ़ी नज़दीक है। और ये फोटो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मिल्की वे का ब्लैक होल सेजिटेरियस ए काफ़ी नज़दीक है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ब्लैक होल होता क्या, आखिर ये ब्लैक होल होता क्या, क्यों साइंटिस्ट की इस ब्लैक होल के अंदर इतनी रुचि है, ये ब्लैक होल होता क्या है और हमारे साइंटिस्ट की ब्लैक होल में इतनी रुचि क्यों है। लेकिन ब्लैक होल से बात करने से पहले हम थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी भी पढ़ेंगे, क्योंकि ब्लैक होल के बारे में एक जो है बड़ा ही अजीबोगरीब कंसेप्ट होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति ब्लैक होल के नज़दीक जाता है तो ब्लैक होल के नज़दीक जाने के बाद उसका टाइम जो है वो कम हो जाता है। अगर वो 4 घंटे करीब बिता दे, लगभग 4 घंटे बिता दे, तो पृथ्वी पर कई साल बीत सकते हैं। तो ब्लैक होल के नज़दीक टाइम की स्पीड कम हो जाती है। तो ये कंसेप्ट क्या होता है, तो इस कंसेप्ट को हम जानेंगे, उसके बाद हम ब्लैक होल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ब्लैक होल के बारे में जानने से पहले हम एक और कंसेप्ट पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी, जिसको हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी। थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी, देखो भाई, थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी क्या कहती है। आप सभी जानते हैं कि न्यूटन ने कहा था कि 2 चीज़ों के मास के कारण ग्रेविटेशन होता है। मान लो एक चीज़ ये है और दूसरी चीज़ ये है, इन दोनों के बीच में कोई ना कोई मास होगा तो दोनों के बीच में ग्रेविटेशन होगा, ऐसा न्यूटन ने कहा। लेकिन आइंस्टाइन ने एक अलग ही कंसेप्ट दिया। आइंस्टाइन ने कहा भैया ऐसा नहीं है। आइंस्टाइन ने बताया थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी के बारे में। आइंस्टाइन ने क्या बताया, आइंस्टाइन ने बताया थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी के बारे में। आइंस्टाइन ने क्या बताया, आइंस्टाइन ने बताया थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी के बारे में बताया। आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी के बारे में बताया। आइंस्टाइन ने कहा भैया ऐसा नहीं है, एक स्पेस और टाइम की चद्दर है, एक स्पेस और टाइम की चद्दर है, और इस चद्दर पे कोई भी चीज जितना ज्यादा वजन डालेगी बाकी चीज उसकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगी। जैसे भाई आपके घरों में नॉर्मल चद्दर होती है, जैसे आपके घरों में नॉर्मल चद्दर होती है, चद्दर पे अगर कोई बड़ी अगर बॉल रख दो तो क्या होगा, वो चद्दर जो है उस जो है स्पेस टाइम के जो आपकी चद्दर उसमें ज़्यादा गड्ढा करेगी और बाकी छोटी छोटी गेंदें जो उसके अराउंड घूमने लगेगी। तो थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी में आइंस्टाइन ने कहा कि भैया एक स्पेस टाइम की चद्दर है और इस चद्दर पे कोई भी चीज़ जितना ज़्यादा वजन डाल लेगी तो बाकी चीज़ जो है उसके अराउंड घूमने लगेगी। ठीक है भाई, तो ये क्या कहा एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने थ्योरी 1916 में दी और इसने कहा कि ग्रेविटी इज एज ए ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ स्पेस एंड टाइम। ठीक है, स्पेस और टाइम की चद्दर है जिसके ऊपर हम सभी ट्रैवल कर रहे हैं। अभी मैं खड़ा हूं तो स्पेस टाइम की चद्दर के अंदर खड़ा हूं, और जो चीज़ स्पेस टाइम की चद्दर के अंदर ज़्यादा दबाव डालेगी, जो चीज़ स्पेस टाइम की चद्दर के अंदर ज़्यादा दबाव डालेगी वो क्या करेगी, वो बाकी चीज़ें उसकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगी। बाकी चीज़ें जो हैं, बाकी चीज़ें उसकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगी, बाकी चीज़ें उसकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो ये वही कंसेप्ट किसने दिया, ये एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया, और इसने न्यूटन के लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन को रिफाइन किया। लेकिन यहां तक तो बातें ठीक थी, लेकिन आइंस्टाइन ने एक और चीज हमको बताई। आइंस्टाइन ने कहा कि भैया अगर ये स्पेस और टाइम की चद्दर जहां पर ज्यादा कर्व है, जहां पर स्पेस टाइम की चद्दर में ज्यादा कर्व है, वहां पर समय स्लो हो जाएगा। ठीक है, तो आइंस्टाइन ने कहा भैया टाइम जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है, टाइम रिलेटिव है। पूरे ब्रह्मांड में समय एक तरीके से नहीं बहता। जिस तरीके से नदी बहती, नदी में कहीं कहीं पानी का भाव तेज होता है, कहीं कहीं पानी का भाव मंदा होता है, उसी तरीके से पूरे ब्रह्मांड में समय रिलेटिव है। कहीं समय तेज रफ्तार से बह रहा है और कहीं समय स्लो रफ्तार से बह रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगर किसी ऐसी कर्व वाली स्थान पर जाते हो तो आपको ऐसा लगेगा कि आपका समय कम बीत रहा है। आपको फील तो वैसा ही आएगा, लेकिन दूसरे के कंपैरिजन में आपका समय जो है हो सकता है कि काफ़ी फास्ट बीते और काफ़ी स्लो बीते। ठीक है, तो आइंस्टाइन ने कहा कि टाइम रिलेटिव है भैया, टाइम जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है, टाइम रिलेटिव है, टाइम एब्सोल्यूट नहीं है। जहां पर स्पेस टाइम की चद्दर के अंदर ज्यादा कर्व होगा तो टाइम स्लो हो जाएगा। ठीक है, टाइम स्लो हो जाएगा, और जहां स्पेस टाइम की चद्दर में कर्व नहीं होगा वहां पर टाइम फास्ट होगा। तो टाइम रिलेटिव है, ऐसा किसने कहा, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा टाइम इज रिलेटिव, इट्स ओनली वर्थ डिपेंड अपॉन व्हाट वी लुक एट इट इज। ठीक है, टाइम इज रिलेटिव, इट ओनली वर्थ डिपेंड अपॉन व्हाट वी डू एज इट इज पासिंग। तो ये ऐसा एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा, और उसने कहा कि टाइम रिलेटिव है,
टाइम एक जैसा नहीं है। इसके ऊपर हमने कई सारे एक्सपेरिमेंट भी किए। नासा ने क्या किया, नासा ने कई सारी सैटेलाइट भेजी। नासा ने कोशिश किया भी हम चेक करते हैं, नासा ने चेक करने की कोशिश की कि हम चेक करते हैं कि टाइम रिलेटिव है या नहीं है। हम चेक करते हैं कि टाइम रिलेटिव है नहीं। नासा ने क्या किया, कई सारी सैटेलाइट भेजी, सैटेलाइट पे घड़ी लगा दी और नासा ने पाया कि धरती की घड़ी पे और उन सैटेलाइट की घड़ी में टाइम डिफरेंस आ गया, क्योंकि टाइम रिलेटिव है। हमने कई जगह देखा, हमने जो है आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में हमने देखा कई बार जो है हमको घड़ियां ठीक करनी पड़ती है। हम जो सैटेलाइट भेजते हैं उनमें थोड़ा बहुत जो माइनर हमको ठीक करना पड़ता है, क्योंकि टाइम रिलेटिव एक अच्छा सा कंसेप्ट आपने एक मूवी में देखा होगा। आपने देखा था इंटरस्टेलर मूवी के अंदर टाइम डिलेशन का कंसेप्ट आपने देखा था, टाइम रिलेटिव का कंसेप्ट देखा था। एक जो है एस्ट्रोनॉमर जाता है, वो ब्लैक होल के नज़दीक किसी ग्रह के अंदर जाता है और ब्लैक होल के नज़दीक जब किसी ग्रह के अंदर जाता है और वहाँ पर कुछ 4-5 घंटे बिता देता है और वापस जब वो अपने अर्थ पर जाता है तो क्या देखता है, वापस जब अर्थ पर जाता है तो देखता है उसकी जो बच्ची छोटी सी थी वो बच्ची बूढ़ी हो चुकी है, कई साल धरती पर बीत चुके हैं। ठीक है, तो टाइम रिलेटिव है। जब ये एस्ट्रोनॉमर उसी ग्रह के ब्लैक होल के किसी नज़दीक ग्रह पे गया था तो उसको महसूस नहीं हुआ, इसको ऐसा नहीं लगा कि टाइम जो है वो यहाँ पर फास्ट बीत रहा है। नॉर्मली इसको महसूस हुआ जैसे नॉर्मल महसूस होता है, लेकिन जब ये धरती पर पहुंचा तो धरती पर कई साल बीत चुके थे। ठीक है, तो टाइम की रफ्तार हर जगह सेम नहीं है, टाइम रिलेटिव है। और ब्लैक होल की जो फोटो है उनको दिखाती है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी काफ़ी हद तक सच है और टाइम रिलेटिव है, ये कंसेप्ट भी हमको जो है कुछ ना कुछ हद तक पुख्ता होता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि भैया टाइम रिलेटिव है, थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी तो हमको पता चल गया। अब हम बात करते हैं कि ब्लैक होल होता क्या। अब हम बात करेंगे कि ब्लैक होल होता क्या। अब हम बात करेंगे कि ब्लैक होल आखिर क्या होता है। अब हम बात करेंगे कि आखिर ये ब्लैक होल क्या होता है। ब्लैक होल का जो कंसेप्ट है वो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था 1915 के अंदर। ब्लैक होल का कंसेप्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1915 के अंदर दिया और अमेरिकन के फिजिसिस्ट थे जॉन व्हीलर, इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस टर्म को कॉइन किया ब्लैक होल को। और ब्लैक होल की खासियत क्या है स्टूडेंट, कि ब्लैक होल के अंदर लाइट भी पास नहीं होती। ब्लैक होल इतना डेंस होता है, इतना डेंस होता है ब्लैक होल के अंदर कि लाइट भी जाती है वो भी नहीं पास होती, वो भी इसके अंदर चली जाती है। ब्लैक होल कई बार जो है बड़ी बड़े जो है स्टार्स को खा जाता है, कई बार बड़ी बड़ी गैलेक्सी को भी जो है ब्लैक होल को खाते हुए देखा है। ठीक है, ब्लैक होल बड़ी ही जो है छोटी चीज़ होती है और आप इतनी डेंस होती है कि ये किसी को भी अपने अंदर समा सकती है। इसकी ग्रेविटी जो है अनंत होती है, बहुत इसकी ग्रेविटी होती है और स्पेस टाइम की चद्दर को इतना कर्व कर देता है कि ब्लैक होल के अंदर समय का पैमाना ही खत्म हो जाता है, समय रुक जाता है ब्लैक होल के अंदर, इतना कर्व कर देता है ब्लैक होल की चद्दर को, ब्लैक होल जो है स्पेस टाइम की चद्दर को। एक्सट्रीम ग्रेविटी रैप स्पेस, जो एक्सट्रीम ग्रेविटी है वो स्पेस को बिल्कुल रैप कर देती है। इसके बाद हम बात करते हैं कि भैया ये ब्लैक होल बनते कैसे हैं। ब्लैक होल बनते कैसे हैं, तो ब्लैक होल दो तरीके से बन सकते हैं। एक होता है स्टेलर ब्लैक होल और एक होता है सुपर मासिव ब्लैक होल। एक होता है स्टेलर ब्लैक होल, एक होता है सुपर मासिव ब्लैक होल। दो कारण से ब्लैक होल बन सकते हैं, मेनली दो कारण से बन सकते हैं और छोटे मोटे और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन मेन दो कारण हैं जिनके कारण ब्लैक होल बनते हैं। एक तो कोई बड़ा स्टार मर जाए, अगर कोई बड़ा स्टार की डेथ हो जाए, डेथ इन द सेंस कि बड़े स्टार का फ्यूल खत्म हो जाए और उसका कोर उस स्टार को संभाल ना पाए। अगर बड़े स्टार की डेथ होती है, कोई ऐसा स्टार जो सूर्य से 8 गुना बड़ा है, किसी ऐसे स्टार की डेथ होती है तो उसका कोर अनस्टेबल हो जाता है। उस स्टार का कोर जो है, उस सितारे का कोर जो अनस्टेबल हो जाता है और वो स्टार ब्लैक होल बन जाता है। तो इस केस के ब्लैक होल को स्टेलर ब्लैक होल कहते हैं। तो कोर अनस्टेबल हो जाता है और सब कुछ सिकुड़ जाता है और इतनी ज़्यादा ग्रेविटी हो जाती है, इतनी ज़्यादा डेंस बन जाता है कि उसके अंदर से लाइट भी पास नहीं होती। तो एक तो स्टेलर ब्लैक हो गया जो बड़े स्टार के डेथ होने से बनता है, और एक तरह का ब्लैक होल है सुपर मासिव ब्लैक होल। एक तरह का ब्लैक होल है सुपर मासिव ब्लैक होल। सुपर मासिव ब्लैक होल गैलेक्सी के बीच में मिलते हैं। इस तरह के ब्लैक होल गैलेक्सी के बीच में मिलते हैं। इस तरह के ब्लैक होल गैलेक्सी के बीच में मिलते हैं। जैसे हमारी मिल्की वे के बीच में ब्लैक होल है जिसका नाम सेजिटेरियस ए है, और सेजिटेरियस ए क्या है, सुपर मासिव ब्लैक होल है। बाकी जो स्टार की डेथ से बनते हैं उनको बोलते हैं स्टेलर ब्लैक होल। उनके क्या बोलते हैं, स्टेलर ब्लैक होल बोलते हैं। अब ब्लैक होल के बारे में कई सारे कंसेप्ट और भी हैं, कई सारे कंसेप्ट, कई छोटी छोटी टर्म है जो ब्लैक होल के अंदर इंपॉर्टेंट होती है। जैसे एक टर्म आती है सेंट्रल सिंगुलैरिटी। सेंट्रल सिंगुलैरिटी जो ये ब्लैक होल के अंदर ये जो काला हिस्सा आप देख रहे हैं इसको सेंट्रल सिंगुलैरिटी बोलते हैं। ठीक है, यही ग्रेविटी का केंद्र है, यही सारा ग्रेविटी का केंद्र है। ठीक है,
तो इसको बोलते हैं सिंगुलरिटी, आपका इसको बोलते हैं सेंट्रल सिंगुलरिटी। इसके बाद है इवेंट होरिजन। इवेंट होरिजन क्या होता है? इवेंट होरिजन होता है वो हिस्सा, ब्लैक होल की वो बाउंड्री, अगर उस बाउंड्री के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट चला गया, कोई भी स्टार चला गया उस बाउंड्री के अंदर, तो कभी वापस लौट के नहीं आएगा, वो ब्लैक होल में समा जाएगा। ब्लैक होल के अंदर क्या होता है ये किसी ने नहीं देखा, साइंटिस्ट को भी नहीं पता ब्लैक होल के अंदर क्या होता है, बस उनको पता है कि ब्लैक होल नाम की एक चीज होती है जो सबको अपने अंदर समाने की क्षमता रखती है, जिसकी ग्रेविटी बहुत ज्यादा होती है और जो आसपास के बड़े एरिया को इंपैक्ट करती है। ठीक है, तो इवेंट होरिजन क्या है? इवेंट होरिजन वो बाउंड्री है, अगर उस बाउंड्री के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट गया तो ब्लैक होल उसको निगल लेगा, उसको वापस आने का कोई चांस नहीं है। तो उस बाउंड्री को बोलते हैं इवेंट होरिजन। और जो ये ब्लैक होल का एक काला हिस्सा, इसको बोलते हैं सेंट्रल सिंगुलरिटी, इसको बोलते हैं सेंट्रल सिंगुलरिटी। अब भाई पहला जो ब्लैक होल जिसके बारे में हमको पता चला था उसका नाम सिग्नस X1 फर्स्ट ब्लैक होल था, सिग्नस X1। ठीक है, तो ये भाई क्लास आपको कैसी लगी? अलग अलग कंसेप्ट हमने जाने, हमने ब्लैक होल्स के रिलेटेड कंसेप्ट जाने। हमने इस क्लास में बात किया एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी की हमने बात की, हमने टाइम डायलेशन की बात करी, टाइम रिलेटिव है ये हमने बात किया, और हमने देखा मिल्की वे के ब्लैक होल को किस तरीके से हमने फोटो लिया। ठीक है, तो इसी तरह की बाकी वीडियो को पाने के लिए आप अड्डा 24/7 को सब्सक्राइब करें। और किसी भी तरह का अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और किसी भी तरह का बैच परचेज करना है तो अड्डा 24/7 एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है। और अड्डा 24/7 का अगर कोई भी बैच परचेज करना है और मैक्सिमम 77% का डिस्काउंट आपको पाना है तो आप Y469 कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इस्तेमाल कर सकते हैं Y469 कोड का इस्तेमाल करें। जैसे ही अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको adda247.com की वेबसाइट पे अलग अलग बैचेज आपको मिलेंगे। जिस भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं ये वीडियो देखें, और इसके अंदर जो कोड मैंने बताया है Y469, इसके अंदर आपको 77% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो आप सभी के साथ जुड़ने के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।